नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज इस YouTube लाइव में YouTube वीडियो में आपसे अभी जो वैश्विक परिदृश्य में चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले कई हफ्तों से ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये व्यवस्था परिवर्तन और चरमपंथ मुल्ला मौलवियों के खिलाफ और वहाँ के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं उनके खिलाफ अब ये एक तरह से पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन और वहाँ के जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को एड्रेस करते हुए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में अभी तक क्योंकि वहाँ के इंटरनेट, वहाँ की सोशल मीडिया पे सारा सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इस वजह से कोई ऐसी खबर वहाँ से निकलने नहीं आती, लेकिन अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो पश्चिमी मीडिया है उसके माध्यम से पता लगता है कि अभी तक वहाँ पे लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और उसके बाद कई हज़ार लोगों को, दसियों हज़ार लोगों को जो है सरकार ने अपने कस्टडी में ले लिया है। लगातार उन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश हो रही है वहाँ की सरकार के द्वारा। और इसी बीच में पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन या जो उसके पड़ोस में इज़राइल है जिससे उसकी पुराने दुश्मनी चली आ रही है, इन सभी को मौका मिल गया है और ये सभी अब इस कोशिश में है कि किसी भी तरह वहाँ के जो शासन है, जो इस्लामिक रिपब्लिक शासन है, उसको किसी तरह उखाड़ फेंका जाए और वहाँ के जो पुराने शाह रहे हैं उनके बेटे जो प्रिंस रजा पहलवी वो भी लगातार विरोध प्रदर्शनकारियों को वीडियो के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से उनको मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप संस्थानों पे कब्जा करिए और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं आपकी आज़ादी के। तो ये कई सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं और इसी पे हम आज बात करेंगे कि जो आज के समय में ये हो रहा है और लगातार अमेरिका उस पर हमले करने की बात कर रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर आपने ज़्यादा सख्ती की या आप उनके सख्ती से पेश आए और ज़्यादा लोगों को मारा पीटा गया और उनके साथ ज्यादती हुई तो अमेरिका अटैक भी कर सकता है। अमेरिका उन पर कई सारे प्रतिबंध पहले से भी लगाए हुए हैं, फिर लगा रहा है। और अभी अमेरिका ने जो ईरान के साथ जो देश व्यापार करते हैं उनके ऊपर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की बात है। आज का जो सिनेरियो है, आज की जो स्थिति है, ये ऐसी नहीं रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। एक समय ईरान और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां ईरान के अंदर कारोबार करती थी और ईरान भी ऐसा नहीं था। ईरान में जो ये रिपब्लिक शासन है, इसके आने के पहले जब वहाँ शाह का शासन था तो बहुत ईरान में जो है फैशन और पश्चिमी सभ्यता का जो है मतलब पहनाव ओढ़ाव और कल्चरली जो है वो पश्चिम से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा था और इसी वजह से वहाँ पे परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ, रिपब्लिक शासन आया, इस्लामिक शासन आया और वहाँ के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं आयतुल्ला खमैनी वो सत्ता में आए और मुल्ला मौलवियों का शासन हुआ और महिलाओं के ऊपर पर्दा और बुर्का ये सब चीज़ें जो प्रधान पे प्रतिबंध लगे, पश्चिमी प्रधानों पर प्रतिबंध लगे और कई सारी ऐसी पश्चिमी रीति रिवाज थे जिनको अडॉप्ट कर रहे थे उन पे रोक लगाई और धीरे धीरे फिर इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ जो इस्लामी देशों में जैसा रहन सहन है और जैसा आचार व्यवहार है वैसा ईरान में भी हो गया। लेकिन
अमेरिका या इज़राइल ये शाह के समय जो है ईरान के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और ईरान की काफ़ी मदद भी की है। इज़राइली जो खुफिया एजेंसी है उसने ईरान की खुफिया एजेंसी को के बनाने में और उसको डेवलप करने में मदद किया। तो ऐसे शासन मतलब ऐसा चीज़ें नहीं रही हैं, ये अब देखने को मिल रहा है क्योंकि ईरान गैस और पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में बहुत समृद्ध देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस भंडार ईरान में है और पेट्रोलियम पदार्थ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ईरान पे है और उसकी ऐसी स्थिति है जो पारस की खाड़ी से लगा हुआ है और कई सारे मिडिल ईस्ट में जो और कई सारे देश हैं जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही होती है। होमरूज जो चैनल है समुद्री जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं उससे लगा हुआ है, तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ईरान की बहुत अच्छी है और जिस देश का उस पर प्रभाव होगा या जिस देश से उसकी मित्रता होगी, जिससे उसके व्यापारिक संबंध ज़्यादा होंगे, उसको अन्य मतलब वेस्ट एशिया या की तरफ जाना हो या तेल का जो व्यापार है लगभग 20% तेल का व्यापार उसी चैनल के द्वारा होता है। तो इस वजह से ईरान की बहुत लोकेशन भी बड़ी अच्छी है और क्योंकि आज के समय में जिसके पास तेल और गैस का समृद्ध भंडार हो तो उसके तो कहने क्या, लेकिन ईरान में चरमपंथ हावी है और ईरान कई सारे ऐसे गुट हैं जो इस्लामी देशों में या इजराइल से लड़ने वाले गुट हैं जिनको बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है और क्योंकि उसको उसके अड़ोस पड़ोस में जो और मुस्लिम देश हैं उसमें उसको सर्वोच्च प्राथमिकता चाहिए या उसके सबसे ज़्यादा वो प्रभाव दिखाना चाहता है। इस वजह से चीज़ें जो है वहाँ गड़बड़ हो जाती हैं, पश्चिमी देशों को बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ की जो आम जनता है वो पिस रही है एक तरफ प्रतिबंधों की वजह से, दूसरी तरफ वहाँ का जो इस्लामिक शासन है उसकी वजह से। इस वजह से ये सारे विरोध प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं। पिछले 2 साल में पहले भी वहाँ एक लड़की को मार दिया गया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। बुर्का सही ढंग से नहीं पहना था, उसकी फिर मृत्यु हो जाती है और उसको लेकर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस बार जो विरोध प्रदर्शन, उस बार तो ईरानी सरकार ने उसको दबा दिया था और लेकिन इस बार जो है ये विरोध प्रदर्शन में पश्चिमी देश खुलकर सामने आ गए हैं और ईरान से जो जिनकी दुश्मनी है या जो दुश्मनी रखते हैं या ईरान के प्रभाव को जो कम करना चाहते हैं, वो सारे देश की एक कोशिश है कि किसी भी तरह वहाँ की सत्ता को परिवर्तित किया जाए और किसी तरह उसको अपने इन्फ्लुएंस में लाया जाए। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया भी बंद है, सारी चीज़ों पे ईरान ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस वजह से अंदर की बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से या अलग अलग चैनलों के द्वारा जो भी खबरें निकल के आ रही हैं वो ईरान के अंदर के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लगभग 100 से ज़्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कई हज़ार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हज़ारों लोगों की अभी तक हत्याएं हो गई हैं और वहाँ का जो सर्वोच्च शासन सत्ता है वो उस विरोध प्रदर्शन को द्वेषद्रोह और अल्लाह के ख़िलाफ़ और ये सब चीज़ें जो है करके जो है उसको किसी भी तरह ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि अमेरिका और जो ईरान के जो संबंध हैं क्या ऐसे ही रहे हैं या ईरान की लोकेशन क्या है या ईरान का इतिहास क्या है। ईरान का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्षों का है और इन 2500 वर्षों में राजतंत्र के ज़माने में राजाओं ने खूब शासन किया है जिनको शाह बोला जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पे जो है लोकतंत्र की बहाली होती है कुछ सालों के लिए और उस लोकतंत्र की बहाली के बाद ही जो है ये सारे खेल स्टार्ट होते हैं। ईरान को हम फारस, पुराने ज़माने में फारस भी बोला जाता है और जो पारसी हैं ये ईरान के ही रहने वाले हैं जिनकी
पूजा पद्धति, जिनके रहन सहन वो काफ़ी हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म से मिलता जुलता है, क्योंकि वो अग्नि की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में भी अग्नि की पूजा की जाती है। तो मतलब वो मुस्लिमों से अलग थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ इस्लामी शासन आया 700 ईस्वी में, और धीरे धीरे पारसियों को या तो कन्वर्ट किया गया या मारा पीटा गया, मतलब मार दिया गया, और जो कुछ बचे वो भागकर भारत आए। अहमदाबाद बंदरगाह जो था उस समय, वहाँ पे आए और वहाँ पे भारत में शरण लिया। और जो हमारे देश में जैसे रतन टाटा हैं और भी कई सारे हैं उद्योगपति हैं, मतलब बहुत कम संख्या में है लेकिन बहुत समृद्ध है और बहुत ही मतलब शिक्षित हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, देश की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। टाटा जैसी कंपनी को संचालित करने वाले पारसी हैं, तो समझा जा सकता है कि पारसी कितने इंटेलिजेंस है। तो ये पारसी वहीं के रहने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता गया और ये फारस जो था वो ईरान हुआ। ईरान के बाद पर्सिया भी बोला जाता था कुछ समय तक उसको। उसके बाद जो है इस्लामी शासन आया, तो बढ़ता आंदोलन, इस्लामिक क्रांति और जनता उबाल जाने 45 साल पुरानी अमेरिका ईरान की दुश्मनी का पूरा किस्सा है। पिछले कई हफ्तों से ईरान सुलग रहा है। ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महंगाई से शुरू हुआ ईरानी आवाम का गुस्सा हर दिन गुजरने के साथ बढ़ता जा रहा है। सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता जो आयतुल्ला रुहुल्ला खामनेई को निशाने पर लेने की जनता वहाँ की अपने निशाने पे ले रही है। 100 से ज़्यादा ईरानी शहरों पे लोग सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो ईरान के अंदर से खबर आ रही है उसके अलावा उसके अनुसार कम से कम 2500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं अभी तक। वो चाहे शासन के द्वारा, वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा, पुलिस के द्वारा या आपसी मुठभेड़ में, और कई हजार लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पिछले 47 सालों में ये सबसे बड़ा सरकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान की आवाम आयतुल्ला खामनेई और उनकी सरकार को हटाने की मांग कर रही है। हालात तब और ख़राब हो गए जब ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर मोहम्मद काजिम मोवादेही आज़ाद ने ईरानी अदालतों के जजों और स्टाफ को से देश भर में जारी आंदोलन में शामिल लोगों को मुकदमा चलाने में तेजी लाने का हुक्म दिया है। उन्होंने आंदोलन के नाम पर दंगों में शामिल लोगों के ऊपर एक ही इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम के तहत सभी पर एक ही आरोप लगाए जाएं। आरोप खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान छेड़ना, जिसकी सज़ा मौत है। मतलब ईरान में खुलेआम फांसी दी जाती है, और जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है या जो भी सरकार ने प्रतिबंध जिन चीज़ों पे लगा दिया है, अगर उसका कोई सपोर्ट करता है, उसका प्रदर्शन करता है, तो वहाँ फांसी की सज़ा आम हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ हालात भयावह हो रहे हैं। इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए ईरान के अंदरूनी मामलों में आदत के मुताबिक अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि ईरान अगर आंदोलनकारियों के खिलाफ ईरानी हुकूमत किसी तरह की सख्ती करेगी या उनको मारेगी तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे या ईरान के ऊपर ऐसी चोट करेंगे जो उनको याद आए। तो इस तरह जो है ट्रंप और अमेरिका लगातार मानवाधिकार संगठनों में ईरान के हालात पर लगातार चिंता जता रहे हैं और उनको प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। उधर अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान के तेवर और ईरानी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने अगर उन अंदरूनी मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप किया तो जो ईरान के उसके अड़ोस पड़ोस में या ईरान की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं या अमेरिकी जो मित्र देश हैं अमेरिका के, चाहे सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, इन देशों के ऊपर वो हमला भी कर सकता है या उनके बेस पे हमला कर सकता है, क्योंकि कतर में अमेरिका का
अपने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एयरबेस है, जहाँ पे 10,000 के करीब वहाँ के सेना, अमेरिकी सेना के जवान रहते हैं। तो ईरान भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया या अंदरूनी मामलों में किसी तरह के जंग की शुरुआत की तो ईरान भी पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह जैसे पिछले साल अमेरिका इज़राइल ने 12 दिन तक ईरान से युद्ध किया और उस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा और अमेरिका ने ईरान की परमाणु फैसिलिटी पे बमबारी की और उसको ख़त्म किया। तो ईरान, इज़राइल और अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान के अंदर इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाए और वहाँ की जो इस्लामिक शासन को उसको ख़त्म किया जाए। पर्शियन एम्पायर जिसे ईरान कहा जाता है, पिछले 2500 सालों से इस देश पे कई राजाओं ने हुकूमत की है जिन्हें शाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष नेता को जनता ने राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। सत्ता में आने के बाद मुसादिक ने ईरान के तेल का फ़ायदा उठाते हुए सीधे अपने लोगों तक पहुंचने के लिए ब्रिटिश और यूएस होल्डिंग कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया या उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये वक्त अच्छा दुनिया में द्वितीय विश्व उभर चुकी थी और अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर सुपर बनने की पूरी सहूलियत भी थी और मौका भी था। लिहाजा 1953 में ब्रिटेन और ने साथ मिलकर ब्रिटेन और अमेरिका ने उस समय एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील किया और उस समय मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बनाया गया। मतलब 1950 में वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली होती है और मुसादिक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वो ब्रिटेन और अमेरिकी जो कंपनियां वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की खोज कर रही थी या उनका व्यापार कर रही थी उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीयकरण कर दिया। ईरान को अपने हाथ से जाता देख उस समय ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर वहाँ का तख्ता पलट किया और मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शासक और वहाँ का राजा बना। मतलब एक लोकतांत्रिक जो उसको राजतंत्र पर तब्दील कर दिया और 22 सालों तक रजा पहलवी वहाँ पे शासन करते हैं और उन 22 सालों में ईरान जो मुस्लिम कल्चर और ये सब चीज़ें थी इसमें रजा पहलवी ने अपने शासन में खूब अय्याशियाँ की, खूब फिजूल खर्ची की और ईरान पूरी तरह से पूंजीवादी देश के रूप में तक परिवर्तित होने लगा और फैशन का ये हाल था कि पेरिस से पहले तेहरान में फैशन आ जाता था। लोग ये भी कहते हैं, मतलब कहानी है कि जो राजा पहलवी वहाँ के शासक शाह थे उनकी पत्नी दूध से नहाती थी और उनका जो लंच था या खाना था वो पेरिस से आता था। और लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जो जनता थी वो पिस रही थी, उसके ऊपर महंगाई, उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध थे। लेकिन वहीं शासन सत्ता और राजा ये सब अय्याशियाँ कर रहे थे, फिजूल खर्ची कर रहे थे, अपने ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे और वहीं जनता पिस रही थी। और धीरे धीरे इतना खुलापन आ गया, पश्चिमी देशों से टक्कर लेने लगा ईरान, इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें वहाँ परिवर्तित हुई। और इस सब को देख के वहाँ पे शिया 90% शिया है और 9% के करीब सुन्नी मुस्लिम है। तो वहाँ के जो मौलवी थे, मुल्ला थे, इनको ये चीज़ें ख़राब लग रही थी और धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें बदलनी शुरू हुई, विरोध धीरे धीरे सुलग रहा था। मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी एक बेरहम अतिरिक्त पुलिस सभा की स्थापना की और वहाँ के जो नेता थे या उनके जो विरोधी थे उनको फांसी देना, उनको मार देना, जो भी राजतंत्र के खिलाफ उठने वाली आवाज़ होती थी उसको उठने से पहले ही कुचल दिया जाता था। वहीं दूसरे दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में बाजार तंत्र हावी हो रहा था, मगर इसके जरूरी था कि ईरान भी पश्चिमी रंग में रंगे। शाह ने अगला कदम यही उठाया। शाह ने बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया।
जिसका नतीजा यह हो कि तेहरान फैशन का हब बन गया और पेरिस से पहले फैशन तेहरान पहुंच जाता था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं था जो ईरान की राजधानी में मुहैया न हो। 90% शिया और 9% सुन्नी मुसलमानों को शाह पहलवी का खुला स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनके मुताबिक अमेरिका के दबाव में शाह पहलवी ने न सिर्फ मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, बल्कि ईरान की तमीज़ और तहजीब का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी को लेकर करीब 10 सालों तक ईरान को पश्चिम रंग में बदलते हुए अपनी आंखों से देखने वाले लोग शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने अगुवाई में उस समय के इस्लामिक लीडर, जो बाद में वहाँ के सर्वोच्च धर्मगुरु या सर्वोच्च नेता बने, लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी कर रहे थे। शाह की सुरक्षा एजेंसियों ने फ़ौरन आयतुल्लाह खोमैनी को गिरफ्तार किया और उनके सामने 2 शर्तें रखी, या तो आप जो है राजा से माफ़ी मांगिए और या तो आप देश छोड़ दीजिए। तो खोमैनी ने देश छोड़ना स्वीकार किया और 1964 में 18 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद वो 1964 में पहले इराक गए, इराक के बाद वो तुर्की गए, उसके बाद फ्रांस गए और लगभग 14-15 सालों तक वो बाहर रहे। जो काम आयतुल्लाह खमैनी ने देश के अंदर रह के नहीं कर पाए, वो उन 14-15 सालों में उन्होंने विदेशों में रहकर अपने संदेशों के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने चिट्ठियों के द्वारा ईरानी जनता को लगातार मोटिवेट करते रहे, लगातार उसको संदेश करते रहे और उस विरोध प्रदर्शन का एक तरह वो नेतृत्व भी करते रहे। और इस तरह 1971 ईरानी शहर पर्सेपोलिया में शाह ने अपने दोस्त मुल्कों के राजनेताओं के लिए एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें यूगोस्लाविया, मोनाको, अमेरिका, सोवियत संघ से आए सियासी दोस्तों ने से, जिसके ईरान में उठते विरोध के स्वर को कुचलने की रणनीति पर चर्चा हुई। शाह की इस पार्टी को निर्वासन झेल रहे ईरानी नेता आयतुल्लाह खोमैनी ने शैतानों का जश्न कहा। यह वो दौर था जब ईरानी जनता ने शाह के खिलाफ गुस्सा आयतुल्लाह खोमैनी को से उम्मीद भरी नज़रों से देखना स्टार्ट किया। और फ्रांस के रहने के दौरान आयतुल्लाह खोमैनी ने लगातार अपने संदेशों के द्वारा, अपने ऑडियो वीडियो मैसेज के द्वारा अपनी बात ईरानी जनता तक पहुंचाते रहे और धीरे धीरे ईरानी जनता आयतुल्लाह खोमैनी के रूप में अपना नेता, अपने राजनेता, अपना धर्मगुरु देखने लगे। और इस तरह लगातार वो लोगों की नज़रों में चढ़ते गए और वहाँ के जो राजा थे, शाह थे, राजा मोहम्मद रजा पहलवी, वो लोगों की नज़रों में गिरते रहे। और क्योंकि पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन और भी पश्चिमी देश जो थे, क्योंकि उनका पूरा प्रभाव ईरान पे था, ईरानी सत्ता पे था, और वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरह दोबारा कोई और सरकार या कोई और किसी भी तरह का वहाँ राजनीतिक परिवर्तन हो। और इसलिए वो शाह के साथ पूरी तरीके से डटे रहे। शाह पहलवी का ईरान की सत्ता पे काबिज रहना उतना ही ज़रूरी था जितना अमेरिका का सुपर पावर बने रहना। इस वजह से अमेरिका लगातार शाह पहलवी को सपोर्ट करता रहा। पश्चिम एशिया में ईरान एक बड़ा और बेहद अहम देश है। यह सिर्फ उसकी सरहद अगल बगल के करीब आधा दर्जन से लगती है, बल्कि महासागरों और खाड़ियों के मामले में भी बहुत समृद्ध है। किसी भी देश के बेहतर स्थिति हो, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक और पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, दोनों खाड़ियों को जोड़ता है एक वाटर चैनल, जिसको हम स्टेट ऑफ हार्मुज को जो कहते हैं, और जिसकी चौड़ाई लगभग 55 किलोमीटर है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ईरान है। और असल में भौगोलिक रूप से ईरान की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि व्यापारिक नज़रिए से देखें, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दुनिया में इसे बेहतर कोई जगह नहीं है। तेल और गैस की खोज ने इसे और मुल्क सोने की खान बना रखा है। इसलिए अकेला अमेरिका नहीं, बल्कि ब्रिटेन, सोवियत यूनियन यहाँ अपने प्रभाव के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं।
और इस जो क्षेत्र है, जो हामरूज जलडमरू मध्य है, उससे दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल का आयात निर्यात होता है। जब तक शाह पहलवी ईरान पर काबिज रहे तब तक ईरान न सिर्फ अमेरिका के लिए बाजार था, बल्कि ज़्यादातर तेल और गैस के जो संसाधन थे, जो कंपनियां थे, उस पर उनका कब्जा था। इस दौरान अमेरिका ने ईरान को जमकर इस्तेमाल किया और अपनी इसी दोस्ती के बल पर कई बड़े कूटनीतिक फैसले, जिसमें उसे सुपर पावर से पावरफुल बनाया। 1 फरवरी 1979 चार्ल्स द गाल एयरपोर्ट पेरिस फ्रांस से बोइंग 747 में तेहरान के लिए टेक ऑफ किया, जिसमें उस समय अयतुल्ला खमैनी, जो वहाँ के बाद में सर्वोच्च नेता बने, वो 14 साल के निर्वासन के बाद वो वतन वापस आए और उनका एयरपोर्ट पर ईरानी जनता ने पागलों की तरह स्वागत किया। और शाह की नीतियों से तंग आ जो ईरान के लाखों आम लोगों ने 1978 में आखिर जंग छेड़ दिया, क्योंकि ईरानी संसाधनों कमाई तो बेतहाशा हो रही थी, लेकिन वहाँ की जनता भूखों मर रही थी। इसलिए नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था, अखबारों में वही छपता था जो शाह चाहते थे। और इस तरह 1900 जैसे अभी वहाँ के व्यापारी और स्टूडेंट ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही उसी तरह अक्टूबर 1977 में छात्रों ने ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चालू किया। और इस तरह शाह की जो सेना थी, जो उसके सुरक्षा एजेंसियां थी, सवाग ने लोगों को जमकर मारा पीटा, उनको फांसी दी, उनको गोलियां मारी, मतलब लगातार प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ ईरानी जनता पे। और वहाँ 16 जनवरी 1979 करीब 1 साल चली इस जंग में शाह पहलवी को अब समझ आ गया कि ईरान में उनके जाने का वक्त आ गया, और उन्होंने शाहपुर बख्तियार को प्रधानमंत्री बनाकर इलाज के बहाने वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद फिर वो कभी वापस नहीं आए, वो वहीं ख़त्म हो गए। अब उनके बेटे जो रजा पहलवी हैं, वो लगातार इन विरोध प्रदर्शनों में अपने संदेशों के द्वारा उसको सपोर्ट कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसी तरह 1 फरवरी 1979 को मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान में अयतुल्ला खुमैनी ईरान आते हैं, और उसके बाद लोगों का हुजूम उनको खैर मकदम करता है, उनको की जय जयकार करता है। शाह को वापस ईरान न भेजने को लेकर अमेरिका और ईरान में ठन गया, और ईरानी लोगों का ये मानना था, ईरानी शासन सत्ता का यह मानना था कि शाह को अमेरिका को सौंप देना चाहिए ईरान को, और उनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चले, उनके ऊपर उनको सज़ा हो। लेकिन कभी भी अमेरिका ने शाह को ईरान को नहीं समझा, और इसी वजह से धीरे धीरे ईरान और अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले गए। फिर उसके बाद इस्लामिक शासन आ गया, और नतीजन छात्रों के गुट ने तेहरान में उस समय अमेरिकी दूतावास के 52 कर्मचारियों को या लोगों को 444 दिन तक बंधक बना के रखा, और फिर इसके वजह से भी अमेरिकी और ईरान के संबंध बिगड़ते गए। बाद में अल्जीरिया के मध्यस्थता से उन्हें बाद में छोड़ा गया, मगर इसका बदला ईरान के लिए ईरान पर हमला करवा कर लिया, और ये जंग लगभग 8 सालों तक, मतलब इराक ने ईरान पर हमला किया। उस समय सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने खुद सपोर्ट किया था ईरान इराक युद्ध में, जो ये घटना हुई थी, इसके बाद ये हमला करवाया गया। ईरानी क्रांति से शुरू हुई अमेरिका ईरान की दुश्मनी अभी तक जारी है, जो 47 सालों से लगातार अमेरिका ईरान को झुकाने में, अपने प्रभाव में लाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी तक ना ईरान झुका है और ना अमेरिका उसको झुका पाया है। लगातार अमेरिका और पश्चिमी देश, इजराइल ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कई सारे सैंक्शन लगाए हुए हैं। उसके बाद ही ईरान अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है। और पिछले साल इजराइल और ईरान के युद्ध में भी उसको बहुत ज़्यादा खासा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी बमबारी की वजह से उसकी परमाणु फैसिलिटी के थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। पिछले
2015 में बराक ओबामा के समय, उस समय हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति थे ईरान के, उनके ईरान और अमेरिका के बीच में P5+1 समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी ये देश शामिल थे कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं, मतलब परमाणु बम नहीं बनाएगा और परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। लेकिन बराक ओबामा के जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया और अमेरिका के ऊपर फिर से कई सारे सैंक्शन लगाए, जिसके तहत समझौता होता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा। इसके बदले में तमाम देश उसके आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे। लेकिन अमेरिकी सरकार बदलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और तब से अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देश ईरान देशों के दबाव में ईरान पर हमले के बहाने ढूंढता रहता है। इसकी दो वजह है। पहली तो यह है, अमेरिका ईरान के तेल और गैस खनिजों पर अपना कंट्रोल चाहता है। दूसरी वजह है कि सऊदी अरब, इजराइल जैसे देश चाहते हैं कि ईरान अरब क्षेत्र में मजबूत ना हो, क्योंकि वो उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए पिछले 47 सालों से ऐसे कई मौके आए हैं जब लगा कि ईरान अमेरिका सामने घुटने टेक देगा, वरना अमेरिका ईरान पे हमले कर देगा। लेकिन अब तक अमेरिका के सामने ना तो ईरान ने घुटने टेके हैं और ना ही अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर प्लांट को छोड़कर सीधे हमला कर पाया है। तो इस तरह 47 सालों से या हम 1950 से अभी तक इन 75 सालों में ये देख रहे हैं कि लगातार अमेरिका, पश्चिमी देश, ईरान आपस में किसी न किसी कभी उसके समर्थन में सरकार होती है, कभी उसके विरोध में सरकार होती है। लेकिन पिछले 47 सालों से वहाँ खुमैनी शासन चल रहा है, जो वहाँ के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। लोकतंत्र है, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ पे सांसदों का चुनाव होता है। लेकिन वो लोकतंत्र उस तरीके का नहीं है जैसे हमारे भारत में और कई सारे लोकतांत्रिक देशों में है, क्योंकि वहाँ जो भी सर्वे सर्वा है वो वहाँ के आयतुल्ला खामनेई है और वही उन्हीं के वफादार या उन्हीं के लोग जो है शासन चलाते हैं। कई सारे के इस्लामिक प्रतिबंध वहाँ पे लगे हुए हैं लोगों के ऊपर। ईरान तेल गैस में काफ़ी समृद्ध है, लेकिन वहाँ की जनता गरीब है, क्योंकि बहुत सारा ईरान अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे प्रभाव हो। शिया बाहुल्य देश है, तो जो शिया कंट्री अगल बगल की जो शिया शासक हैं उनको सपोर्ट करना, या कई जैसे यमन में हूती विद्रोही हैं, या फिर सीरिया में बशर अल असद थे, या हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, या और कई सारे गुट हैं। इन सबको ईरान सपोर्ट करता है। इन सबको ट्रेनिंग देना, इनको पैसा देना, इनको मोरल सपोर्ट देना, ये सब चीज़ें ईरान करता रहता है। इस वजह से काफ़ी सारा पैसा वो फंडिंग करता है इन सब संगठनों को। इस वजह से वो जो विकास के काम में लगना चाहिए या अपने देश की जनता की भलाई में लगना चाहिए, वो चीज़ें वो पीछे छूट जाती हैं। इस वजह से वहाँ की जनता परेशान है, वहाँ की जनता त्रस्त है और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आने वाले समय में लगातार जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं या जिस तरह के घटनाक्रम वहाँ चल रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक मौका मिला है कि किसी भी तरह वहाँ की खामनेई सरकार को या वहाँ की जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उसको किसी तरह से हटाया जाए और अपने मनपसंद की वहाँ सरकार लाई जाए। ईरान को फिर से पूंजीवादी देशों के लिए खोला जाए, पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़े, अमेरिका का प्रभाव बढ़े। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज के वीडियो में ये सारी बातें हुई। आगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैश्विक परिदृश्य पे फिर से आपसे बात करेंगे या किसी मुद्दे को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।